का स्वागत है। आज हमारे बीच अनग्रे की वाइस प्रेसिडेंट राजकुमारी मैम भी मौजूद हैं। कॉलेज का स्वागत किया जाए। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर रेखा रमन जो सुप्रिंटेंडेंट है आर्य वैद्यशाला कोटपुरा से, मैडम आज, और डॉक्टर अंबिका जी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मिस्टर अनग्रे जी फाउंडर हैं अध्ययन हेल्थ एंड एक्सरसाइज। सभी का अनग्रे और अनग्रे के सदस्यों की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। मैं राजकुमारी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम आए और आज के हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। एक प्रभु वंदना से शुरू करती हूँ मैं। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्त्री त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः सदैवं निधानं निरालं मीशं भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। प्रभु से प्रार्थना की है कि आपकी ही शरण ऐसी है जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए, आपका ही वरण करना चाहिए, क्योंकि सबके पालक आप हैं। इस भव सागर से, इस संसार से पार लगाने वाली जो नौका है, जो समुद्र में से पार करने वाला जहाज है, वो आप हैं। हम आपकी शरण में आते हैं। एक छोटा सा वाक्य इसके साथ में जोड़ना चाहूँगी। मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक साधन मात्र है। करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है। आप अपनी सारी चिंताएं, सारी व्यथाएं, सारी परेशानियां प्रभु को सौंप दें। सच्चे अर्थों में उस पर विश्वास करें। एक रिक्शा वाले के पर हम विश्वास करके मुझे मधुविहार तक पहुंचा देगा, हम रिक्शा में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठ जाते हैं, वो गंतव्य तक पहुंचा देगा। विमान में बैठते हैं, वो मुझे उज्जैन तक पहुंचा देगा। तो क्या हम प्रभु पे नहीं भरोसा कर सकते? एक रिक्शा वाले पे भरोसा कर सकते हैं? 100 रुपए के नोट शादियों में लौटाते हैं, लुटा देते हैं, पर मंदिर में जब जाते हैं तो सिक्का ढूंढते हैं। ये सच्चाई नहीं है। पूरा समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में, उसकी शरण में जाओ कि मैं तेरी शरण में हूँ। गीता जयंती थी कल। श्री कृष्ण जी कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब चीजों को छोड़कर एक मेरी शरण में तू आ जा, मैं तेरे को पार करूँ। तो हमें अपनी सच्ची श्रद्धा उनके चरणों में लगाकर फिर करना क्या है? जो कर्तव्य हम करें, जो ड्यूटी हम करें, उसको 100% ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि वो साक्षी है, हमारे प्रत्येक कर्म का दृष्टा है, अंतर्यामी है। हम मन में भी कोई बात सोचते हैं तो उसको पता चल जाती है। तो सच्चे अर्थों में प्रभु की शरण में जाकर जो ये ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, सच्चे अर्थों में हम परोपकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे जो हमें सौंपे जाएंगे, चाहे वो हमारे अपने रिश्तेदार होंगे या हमारे पड़ोसी होंगे या जहाँ हम काम करने जाएंगे वो। राजा रंती देव हुए हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपनी कोई इच्छा बताइए। वो कहते हैं न तो हम कामये राज्यम
मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं करना चाहता। न स्वर्गम, मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। ना अपुनर्भवम, पुनर्भवम का अर्थ है जन्म लेना, अपुनर्भवम का अर्थ है मोक्ष मिल जाना, जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, जो दुख से संतप्त प्राणी है, मैं उनके कष्ट को दूर करना चाहता हूँ, उनकी पीड़ाओं को भरना चाहता हूँ। वही काम आप करने वाले। हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पर इस ट्रेनिंग के बाद एक हमारी ड्यूटी बन जाती है, एक कर्तव्य बन जाता है कि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कर्तव्य को निभाएंगे। मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सरल शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें समझाई। मैं डॉक्टर रेखा रमन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए और अनुग्रह परिवार और सदस्यों की तरफ से एक छोटा सा भेंट स्वीकार करें। हम उधर नहीं देखेंगे, हम एक दूसरे को देखेंगे। मिस्टर अंतरिक्ष जी, डॉक्टर रेखा रमन जी को इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि मैम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैडम का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इन केयरिंग फॉर सीनियर सिटीजन। मैम प्लीज स्टार्ट। मिसेस राजकुमारी मैम, डॉक्टर अंबिका, मिस्टर अंतरिक्ष और यहाँ उपस्थित सारे गेस्ट को मेरा सादर प्रणाम। मैं उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा मुझे तो कुछ बोलना आता ही नहीं, मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। एक्चुअली जैसे आप सब जानते हैं, आज मेरा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग डिसीजेस रिलेटेड टू जीरियाट्रिक कंडीशंस, सीनियर सिटीजन्स। तो मैं तो एसेंशियली एक मेडिकल पर्सन, एक डॉक्टर हूँ, तो बोलना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे प्रैक्टिस के फील्ड में मैं जितने लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, उसमें से बहुत ज़्यादा लोग इसी कैटेगरी के हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में वो आप सबके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मुझे एक चांस देने के लिए ये अनुग्रह सोसाइटी और आप सबको पहले मैं थैंक यू कहती हूँ। Now coming to the topic, importance of Ayurveda in treating diseases of the senior citizens, caring for senior citizens. तो हम जब सीनियर सिटीजन्स जो हम मानते हैं ये जीरियाट्रिक कैटेगरी, जैसे कि आप जानते हैं जीरियाट्रिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द एज्ड पीपल एंड स्टडी ऑफ द कंडीशंस रिलेटेड टू एज्ड पीपल एंड इट्स मैनेजमेंट। और जीरियाट्रिक्स के कुछ थियोरेटिकल पैरामीटर्स ये है, जैसे WHO के कैटेगरी के हिसाब से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में 60+ को जीरियाट्रिक माना जाता है। बट जैसे कि हम जानते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, तो हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आफ्टर 60 हम कुछ अलग कैटेगरी में आ गए, अच्छे तरह से जीने का टाइम खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे भी कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इस फील्ड में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अब हम आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेदा जैसे कि आप जानते हैं द वर्ड इटसेल्फ मीन्स द वेदा ऑफ आयु, दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ। जो आयु के बारे में, इंसान की लाइफ के बारे में जो एक साइंटिफिकली बताता है, ऐसा एक शास्त्र है आयुर्वेद। ये बेसिकली सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए या बीमारियों के साथ डील करने के लिए नहीं। इसमें शुरू में ही 2 कैटेगरी बताया गया है जिसमें स्वस्थ वृत्ता और आतुर वृत्ता होता है। स्वस्थ वृत्ता मीन्स ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ नियम, कुछ सीख हमें देते हैं जिससे कि हम शुरू से बचपन से ही लेके हमारा हेल्थ
को देखभाल करने के लिए हमें क्या सब करना चाहिए, इसके बारे में बहुत व्यक्त तरीके से गाइडलाइंस दिए जाते हैं। तो इस स्वस्थ व्रत को अगर हम ठीक तरह से पालन करें तो हम ओल्ड एज में जाके, जैसे 60 साल से ऊपर या 50 साल के ऊपर, हम अच्छी क्वालिटी का लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और स्वस्थ व्रत में जो एक रूटीन है उसके बारे में अगर सिंपली शॉर्टली बताया जाए तो सुबह से उठने के टाइम से लेकर किस टाइम पर उठना चाहिए, टाइम पे नहाना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे गाइडलाइंस आयुर्वेद में दिए जाते हैं। और इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी जल्दी इंसान को समझ में आ जाए, जितनी जल्दी वो फॉलो करना सीख ले, उतने अच्छे तरीके से उसको आगे जाके लाइफ में अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और स्वस्थ व्रत में इंसान को हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो एक 3 चीज़ों का 3 पिलर्स बताते हैं, जैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इस तरह से। तो इन सबको प्रॉपर तरीके से करने का जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक्चुअली जब हम ओल्ड एज की बीमारियों की बात करेंगे तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम बीमारी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो है कि हर इंसान के शरीर में धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं, उसके बॉडी के सेल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, उसकी रिजुविनेटिंग कैपेसिटी जो होता है, हीलिंग कैपेसिटी, वो कम होने लगता है। और ऐसे ऐसे हर सिस्टम पे असर पड़ने लगता है, जैसे इंद्रियों पे, सेंस ऑर्गन्स पे, आईज पे, ईयर्स पे, और सिस्टम वाइज अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और दिमाग पर भी, ब्रेन पे भी, मेंटल कैपेबिलिटीज पर भी, हर तरह से धीरे धीरे असर तो पड़ने लगता है। और ये हम टोटली रिवर्स तो नहीं कर सकते या उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आयुर्वेद में इस सब्जेक्ट को डील करने का एक सेपरेटली एक सेक्शन बताया गया है जो रसायन चिकित्सा के नाम से माना जाता है। जैसे आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक है रसायन और वाजीकरण। तो रसायन चिकित्सा ऐसी विभाग है जिसमें इस बातों पे स्पेशल मेंशन किया जाता है कि किस किस प्रयोग से आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और कैसे आप अपने एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। और रसायन चिकित्सा में अगर हम देखेंगे तो रसायन चिकित्सा सिर्फ एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 3-4 तरीके से, जैसे आहार, आचार, विचार, विहार, ये सब, मतलब इसको अगर हम ब्रीफली करें तो आहार तो जैसे आप जानते हैं डाइट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी मेडिकल कंडीशन को डील करने में। जैसे डाइट तो सबको चाहिए, यू आर व्हाट यू ईट, ये हम सब जानते हैं। तो डाइटरी हैबिट्स अगर बचपन से लेके अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम रसायन का एक ये मानना है हमारे टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, जैसे इंसान का एक कंप्लीट लाइफ जो बताया गया है वो रसायन चिकित्सा किसी को इमॉर्टल बनाने के लिए नहीं है। जैसे सबको मरना तो है, ऐसा नहीं है कि वो बिना मृत्यु का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा आयुर्वेद में नहीं बताता है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से एक पूरा कंप्लीट लाइफ स्पैन जो है वो 100 इयर्स के हिसाब से बताते हैं। जो एक तरह का एक थियरी है, 100 इयर्स को संपूर्ण माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि किसी को 100 इयर्स से भी आगे जीना है, ऐसा नहीं है। और जैसे हम पहले भी बताएं, एज इज जस्ट अ नंबर, कितने साल आप जीते हैं इसका इम्पोर्टेंस इससे भी ज़्यादा ये है कि आप जितने भी साल जीते हैं वो अच्छी क्वालिटी से जीते। तो उसके लिए जैसे आयुर्वेद में बताते हैं कि हर 10 साल में हमारे लाइफ में से कुछ कुछ स्टेजेस निकल जाते हैं। जैसे 10 साल में बचपन निकल जाता है, 20 साल में आपका ग्रोथ का स्टेज निकल जाता है, 30 साल में उनके हिसाब से ब्यूटी निकल जाता है, ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है वो निकल जाता है। पर ब्यूटी के बारे में शायद सब लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि 30 इयर्स के बाद भी सब अच्छा दिखना चाहते हैं और अच्छे दिखते भी हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन हाँ वो डिफरेंस तो आ जाता है 30+ में। तो इस तरह से 50+ में जो बताते हैं स्किन में चेंजेस आ जाते
जाते हैं, हमारी बुद्धि में चेंजेस आ जाते हैं, आईसाइट पे चेंजेस आ जाते हैं, हमारी मेमोरी रिटेंशन पे चेंजेस आ जाते हैं, मोबिलिटी पे चेंजेस आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे, मोबिलिटी पे चेंजेस आ जाते हैं। ये सब हर 10 साल में धीरे धीरे होने वाले चेंजेस हैं। तो इस चेंजेस को अगर हम थोड़ा स्लो डाउन अगर करना चाहते हैं या उसको मतलब उसको इससे कंफर्टेबली डील करना चाहते हैं, तो रसायन चिकित्सा हमें थोड़ी जल्दी शुरू करनी चाहिए। मतलब टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से हमारे मिडिल एज में या उससे पहले हमें रसायन चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। तो देखा जाए तो 40-50 से पहले उसके बारे में थोड़ा सा अपने को अवेयरनेस हो, तो उस हिसाब से हम अपना लाइफ आगे बढ़ाएंगे, तो हमें ओल्ड एज में जाके थोड़ा और कंफर्टेबल लाइफ हमें मिलेगा। और उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए ये जो आहार के बारे में जो मैंने बताया, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में जब हमारे धातु, जब हमारे स्ट्रक्चर जो वीक होने लगता है तो वायु का प्रकोप होता है। जैसे आप में से बहुत लोगों को आयुर्वेद की कुछ बेसिक नॉलेज होंगे, आपको पता होगा वात कफ जो है इंसान के शरीर में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो वात का प्रकोप ओल्ड एज में जाके ज़्यादा होता है। ओल्ड एज का टाइम वात का होता है। तो जो खाना आप खाते हैं वात को सेटल करने जैसा खाना आपको खाना चाहिए। मतलब यूजुअली घरों में जब बहुत सारे मेंबर्स हैं, सब लोग एक ही चीज़ खाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एल्डरली लोगों के लिए अलग सा खाना बने। छोटे बच्चों के लिए तो फिर भी बनता होगा, लेकिन एजेड लोगों के लिए नहीं बनते, क्योंकि वो खुद भी इंसिस्ट नहीं करते और वो सोचते हैं एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड लाइट होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और बेसिकली मधुर अम्ल प्रधान ऐसे बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा मीठा, नमकीन ये सब ठीक है, ज़्यादा मिर्ची वाला या बहुत कड़वा इस तरह का खाना अवॉइड करना वात दोष को कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है। तो इस तरह का खाना बनना चाहिए और उसको टाइम पे खाना चाहिए। ये शास्त्रों में बताया गया और प्रैक्टिकली भी हमें पता है जैसे जैसे एज बढ़ता है गैस्ट्राइटिस की टेंडेंसी होती है, एसिडिटी बहुत जल्दी होने लगता है। मोस्टली ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन एक मेन इश्यू रहता है लोगों को, तो उनको फाइबर की मात्रा चाहिए। और टेक्स्ट बुक हमारे शास्त्रों के हिसाब से दूध, घी और बटर मिल्क, छाछ जो है, ये सब ओल्ड लोगों में खाने में डेली थोड़ा सा इंक्लूड करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आजकल लोग ऐसे समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, बीपी है तो घी नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंसान का शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सूखते जाता है, और जैसे ही सूखी लकड़ी को लुब्रिकेट करने के लिए तेल या घी का प्रयोग अच्छा होता है, उसी तरह इंसान के शरीर को भी थोड़ा सा नेचुरल नॉर्मल घी, देसी घी जो आजकल बोलते हैं, या फिर आयुर्वेद में मेडिकेटेड घी वगैरह भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, इनको थोड़ा सा सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। इससे कोई कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह नहीं बढ़ता है, तो ये डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हम निद्रा की बात करें तो निद्रा, अच्छी नींद आना, ये एक मेजर समस्या होता है ओल्ड एज में, नींद की कमी। कई लोगों को मेंटली भी थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से नींद नहीं आता है, और दिन में कुछ करने को है नहीं, इसीलिए फिर दिन में सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आता है। तो ये अच्छी नींद आना, 4 से 5 घंटे अच्छी तरह से रात को सोना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा व्यायाम, जैसे व्यायाम भी हमारे आचार में आता है, जैसे लाइफस्टाइल हैबिट्स में आता है। थोड़ा एक्सरसाइज करना, मॉडरेट तरीके से एक्सरसाइज करना ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट जब हम करें तो ये सबको समझना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबका लिमिट एक जैसा नहीं होता। जैसे कोई बुजुर्ग हो जिन्होंने कभी मिलिट्री में सर्विस किया हो या पूरे एक्टिव लाइफस्टाइल रहा हो, उनको शायद फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, पर जिन्होंने कभी ऐसा किया नहीं लाइफ में, और वो अगर सोचता है कि आज मैं 60 साल का हो गया, आज से मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो अगर वो दौड़ने लगे या भागने लगे तो ये उनको सूट नहीं करेगा। तो एक्सरसाइजेस ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े बॉडी पर, जैसे हेवी इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए, जैसे कि जॉगिंग या रनिंग या फिर आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस। ये सब एक्सरसाइज इंड्यूस इंजरीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बैक से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड। जैसे आप सबको पता है इस एज में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं,
तो इस तरह का एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे घुटने या बैक को इंजरी हो जाए। तो और लाइट एक्सरसाइजेस, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहिए, और इतना एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपका बॉडी प्लेसेंटली टायर्ड हो। ऐसा एक टर्म है, जैसे प्लेसेंटली टायर्ड मतलब थोड़ा सा थकान फील होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं थकना चाहिए कि बॉडी को परेशानी हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। तो इतना एक्सरसाइज मॉडरेट तरीके से करते रहना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बाकी कुछ अद्रव्य चिकित्सा, जैसे आयुर्वेद में मेंशन किया जाता है, अद्रव्य चिकित्सा मीन्स हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस डिसीजेस को जो हम डील कर रहे हैं पूरी मेडिसिन से नहीं, मेडिसिन तो है बट उसके अलावा जैसे अच्छी बातें सुनना, अपने दिमाग से गुस्सा या जेलसी ये सब दूर रखना, कुछ इस तरह के मीटिंग्स जैसे स्पिरिचुअल मीटिंग्स है, इस तरह के फिलोसॉफिकल गैदरिंग्स है, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना, उठना बैठना, बात करना, ये सब भी एक तरह का ट्रीटमेंट ही है ऐसे प्रॉब्लम्स में। तो इस तरह के अगर मन शांत रहे, मन खुश रहे, तो हर बीमारी को रिकवरी करने में बहुत आसानी होती है। मन को कैसे शांत करें इसके बारे में तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर ज़्यादा अच्छी तरह से बोलेंगे, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। बट डेफिनेटली ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मेंटल स्टेटस जो है उसको स्टेबल रखना किसी भी बीमारी के रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ओल्ड एज में जाके लोगों को ये लगता है कि मेरा प्रोडक्टिव स्टेज खत्म हो गया तो अब मुझे करने को कुछ है नहीं, तो इससे जो डिप्रेशन होता है इसकी वजह से उनको बीमारियां होने लग जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी हम सबको कोशिश करना चाहिए कि लोगों को इस कैटेगरी के लोगों का साथ दें, उनको सपोर्ट करें, उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस हमारे सोसाइटी में हम उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे किसी कंट्री में भी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं कहाँ पर एक ओल्ड एज होम और एक ऑर्फनेज को क्लब करके उन्होंने ये देखा कि ये जो ओल्ड एज होम में जो लोग हैं, ये ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम बिताने से ये ओल्ड एज होम के सारे लोग बहुत अच्छी तरह से उनकी बीमारियां सब ठीक हो रहे थे, वो उनको किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब ये एक एक्सपीरियंस मैंने कभी न्यूज़ में पढ़ा, तो ये बहुत अच्छी आइडिया है क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जिनके बुजुर्ग हैं नहीं देखभाल करने को, बहुत बुजुर्ग हैं जिनके साथ बच्चे हैं नहीं, तो इसीलिए अपने घर में नहीं तो आसपास बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। तो ऐसा किसी को भी एक ऐसा स्टेज नहीं है कि मेरे से किसी को कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस को, इस ओल्ड एज के एक्सपीरियंस को हमारी सोसाइटी में यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हमें सबको कोशिश करना चाहिए। और हम इस जैसे 75 ईयर ओल्ड कोई हो तो उसको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि आई एम 25 ईयर ओल्ड विद 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, बस। मतलब ये हर काम में एक्सपीरियंस पूछते हैं लोग, तो इतना एक्सपीरियंस 25 ईयर ओल्ड के पास नहीं होगा, तो 75 ईयर ओल्ड इज मच मोर केपेबल देन अ 25 ईयर ओल्ड। बस ये है कि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना चाहिए और उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सबको कोशिश करना चाहिए। और बाकी दवाइयों की अगर हम बात करें और तो रसायन चिकित्सा में कुछ ड्रग्स के बारे में स्पेसिफिकली स्टडीज भी आजकल चल रहा है और हमारे शास्त्रों में तो है ही, जैसे आंवला है, अश्वगंधा है और ब्राह्मी है। और अगर हड्डियों की सिस्टम की बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो तिल तेल का प्रयोग खाने में भी, लगाने में भी, ये सब बहुत इफेक्टिव है हड्डियों को मजबूती देने के लिए। और बाकी हम थोड़ी और ट्रीटमेंट की तरफ आए तो डेफिनेटली इस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हम प्रैक्टिकली हमारे हॉस्पिटल में कटकटोमा में हमारा हॉस्पिटल है कोटेकल का जो हम देखते हैं उसके बारे में मैं ब्रीफली कह के मैं करूँगी। जैसे मैं बता रही थी, हर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके बुजुर्ग लोग आते हैं। बुजुर्ग में जो बीमारियां मुझे बताते हैं, जैसे आंखों की प्रॉब्लम हो या कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो, तो ये सब तो थोड़ा अर्ली एज में भी लोगों में मिलता है। पर हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी बीमारी जब हम डील करें तो एक ही बीमारी एक यंग आदमी को ट्रीट करना और एक एजड आदमी को ट्रीट करने में, डील करने में डिफरेंस होता है। तो कोई भी बीमारी डील करते समय उनको एज को कंसिडर करके, मतलब अगर एक इंजरी वाले पेशेंट हो उसको यंग एज में शायद उसको सर्जरी से फायदा हो सकता है, लेकिन यही इंजरी अगर एज के
थोड़े एज के बाद हो तो उसको विदाउट सर्जरी कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। और ऐसे बीमारियों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। आँखों को मेंटेन करने के लिए आँखों के अंदर दवाई डालना, कुछ नेत्र दर्पण जैसे ट्रीटमेंट्स, शिरोधारा ट्रीटमेंट्स, और डेली आँख में डालने के लिए भी दवाइयाँ आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो यूज़ करना अच्छा है। और एक एज अ हैबिट भी एंड एज अ ट्रीटमेंट भी जो ऑयल मसाजेस होते हैं, अभ्यंगम, पीठ चिल्लिए जो बोलते हैं, ये सब इस तरह के लॉन्ग टर्म नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स और इमोबिलिटी प्रॉब्लम्स, इन सब में बहुत फायदा करता है। और बाकी मानसिक रोगों के लिए डेफिनेटली ब्राह्मी, अश्वगंधा जैसे मेडिसिन बहुत फायदा करते हैं। उसके साथ हम शिरोधारा ट्रीटमेंट्स और थोड़ी बहुत काउंसलिंग, ये सब बहुत इफेक्टिव रहता है। इस तरह से आयुर्वेद सिस्टम में, मैं अभी यहाँ पे थियोरी या शास्त्रों में से कुछ नहीं बता रही, लेकिन शास्त्रों में बहुत कुछ बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है इस ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो लास्ट में मैं बस यही फिर से कहना चाहूँगी कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को डील करने में जब डिसीजेस की बात करें तो क्योर से ज़्यादा हमें केयर की ध्यान रखनी चाहिए। केयर डेफिनेटली करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना कि उम्र हो गया आप कुछ करना नहीं है। केयर करते रहें तो लास्ट मोमेंट तक हमें एक अच्छी जिंदगी बिता के एक ब्यूटीफुल सनसेट की तरह हमें दुनिया से जाना है सबको। तो इसके लिए हम सबको मिलके, क्योंकि हर उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, तो सबको मिलके जितनी जल्दी शुरुआत कर सके उतना अच्छा है। हम सब मिलके ये सीनियर सिटीजन्स को हमारे सोसाइटी के बहुत यूजफुल और वैल्यूबल मेंबर्स की तरह हमें उन्हें रखना है। और एक बार फिर आयुर्वेद का इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये मैं आपको फिर से एक बार शेयर करते हुए आप सबको थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आज का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सोचकर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना। डिमेंशिया कितना बड़ा सा नाम है और ज़्यादा मेडिसिन। तो मैं कुछ सवालों के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप लोगों को क्या पता है डिमेंशिया के बारे में? क्या कोई गलत जवाब नहीं होता, कोई सही जवाब नहीं होता। तो क्या होता है डिमेंशिया? जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। यंग एज में जैसे हम बात करते टाइम एक इक्विलिब्रियम रहता है, तो ओल्ड एज में वो चीज़ थोड़ा कम हो जाता है। वो भी सोच समझ के बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहता है। ओके, सम पीपल। ऑलराइट। और भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इक्विलिब्रियम नहीं रहता, यानी बैलेंस नहीं रहता, और कुछ जो भी आपके मन में आए। चीज़ों का रिकॉग्निशन करना, कि ये किसी के नाम जैसे हैं याद नहीं रहना, टाइम पे कोई चीज़ तो है नहीं। तो मैडम कह रही है कि चीज़ों को रिकग्नाइज करना, पहचानना, चीज़ों को, लोगों को पहचानना, याद दिलाना या याद रखना, ये इन सब चीज़ों में मुश्किल होती है। ओके, तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया बात करने का, इसलिए मैंने सवाल पूछ रही थी। तो डिमेंशिया आजकल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा हुआ है, पर तब भी हमारा जो देश है यहाँ पे बहुत कम है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं बताऊं, हम नॉर्मली जब हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं, एजेड लोगों की बात करते हैं, या 55 प्लस या 60 प्लस लोगों की बातें करते हैं, आप लोगों ने क्या चेंजेस देखा है ऐसे लोगों में? मेरे सामने इतने सारे उस एज ग्रुप के भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खुद क्या महसूस करते हो? आपको क्या चेंजेस लगता है आप ही के अंदर? मैं बताती हूँ, मैं खुद अपने में चेंजेस फील करती हूँ। जैसे मुझे पहले बहुत बातें याद रहती थी, कि अगर सो रही हूँ कोई नींद में भी पूछेगा तो फट वही क्वेश्चन होगा, बट अब सोचती हूँ अरे उसका नाम क्या था, भूल जाती हूँ। कोई चीज़ रखी तो भूल जाना, इस सेट का। और बॉडी पार्ट तो नेचुरल सी बात है, 50 प्लस एक जवाब दे ही रहा है। अच्छा, ओके टाटा बाय बाय। डॉक्टर रेखा रामन से मिलने चाहिए, ओके टाटा बाय बाय नहीं करने देंगे।
नहीं, अपनी तरफ से तो देखो योगा स्टार्ट कर दिया आप, लेकिन लेट किया। जो एक्चुअली मैडम ने बोला था कि हमने वो चीज ना लेट किया। जब जाओ तभी बस, पर फिर भी हम पहले से कर रहे होते तो ये कंडीशन कोई बात नहीं, जो बात बीत गई सो बीत गई, जी। है ना? mobility of our organs and also diminished time with the time of age. Right. यानी आप कह रहे हैं कि मूवमेंट हमारा कम Yes, हुआ सब है। काम करना चाह रहे बाकी, लेकिन वो स्पीड नहीं है काम करने की। जहाँ मन पहुँचता है बदन वहाँ नहीं पहुँचता। ओके, और जो हम कहना चाहते हैं हाँ जी। हमारे बच्चे उसे लाइक नहीं करते, वो कहते हैं आप रहने दीजिए। ओके जनरेशन का ना ओके, सोच में फर्क, वही बात समझाते हैं ना। सोच में फर्क, हाँ, वही है। वो तो सोच में फर्क। तो अब हमने देखा कि लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स। तो अगर मैं ब्रॉडली सिम्टम्स को बताऊं तो मैंने बड़े मुश्किल से पीपीटी बनाया है, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कुछ लक्षण हम देखते हैं। तो गुस्सा, चिड़चिड़ा है, भय है। आप लोगों में से कितनों को भय लगता है, बिना वजह डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे डर लगने लगता है हमको। शिकायत करना, जैसे हमें लगता है कि सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है, या ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा है, या वो लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक तरीके से काम करूं, मैं क्यों तुम्हारे हिसाब से काम करूं जब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर है हम इन चीजों की वजह से बातें कम करने लगते हैं कि मैं दूसरों के ऊपर क्यों प्रेशर बनाए रखूं, इसलिए मैं विड्रॉ करने लगती हूँ। मेरी अपनी इंटरेक्शन जो औरों के साथ होती है वो कम होने लगता है। फिर है नींद, जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि नींद या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। हमें लगता है करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी देर लेट जाओ, आंख लग जाती है, फिर रात को नींद नहीं आती और अगले दिन सवेरे फिर चिड़चिड़ाहट से उठ जाते हैं हम, क्योंकि जो रात की नींद है वो कोई और टाइम की नींद नहीं भरपाई कर सकती। रात की नींद रात की ही नींद है। और क्या होता है, जब दिन में हम सोते हैं हमारा जो बॉडी में चेंजेस आता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग देखोगे अनफॉर्चुनेटली जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो बहुत जल्दी लेट गेन कर होते हैं, क्योंकि दिन में सोना पड़ता है उनको, रात को यूएस टाइम के हिसाब से या यूरोपियन टाइम के हिसाब से काम करते हैं और दिन में सोते हैं। फिर सेम थिंग भूख के साथ भी, या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या खाने का मन ही नहीं करता हमारा, दोनों ही हानिकारक है हमारे सेहत के लिए। और जैसे आप लोगों ने बोला कि मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता मैंने क्या बोला, तो मैं रिपीट करने लगती हूँ, मैं दोहराने लगती हूँ। ये सारे लक्षण हैं जो हम देख पा रहे हैं या सामने वाला देख पा रहे हैं, पर ये सारे लक्षण जो हैं इनकी वजह कुछ और है, इनके कारण कुछ और है। आप सोच सकते हो क्या कारण हो सकता है? डिप्रेशन, ओके, आइसोलेशन, लोनलीनेस, और कुछ। अगला स्लाइड दिखाने से पहले मैं डिप्रेशन और सैडनेस का डिफरेंस बताना चाहूंगी, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड हो चुका है आजकल, एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है। बच्चे कहते हैं मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, सोचते ये क्या हो गया, इसको डिप्रेशन हो गया इसको। तो डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमें शायद डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। डिप्रेशन हम उस स्थिति को बोलेंगे जब आपका दुख, जब आप अपने आप को औरों से अलग करना चाहते हैं और ये मन में आने लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, जिसको हम कहते हैं होपलेसनेस। मेरे अंदर जो आशा थी, जीवन जीने की जो इच्छा थी, वो खत्म सी होने लगी। और जो चीजें, देखो काफी लोग हैं जो ऋषि मुनि जैसे हैं जिनको किसी चीज की इच्छा नहीं है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको किशोर कुमार का गाना सुनना बड़ा पसंद था। अब जैसे ही किशोर कुमार का गाना चले आप वो रेडियो उठाकर फेंकना चाहते हो।
मान लो आपको धूप में बैठना बड़ा पसंद था, आप क्या करने लगे? बेडरूम के अंदर आके कर्टन लगा के बैठने लगे। कोई आके आपसे बात करे, आप मुड़कर बैठ जाते हो। आपके अंदर मृत्यु के बारे में बार बार सोच आने लगती है। आप खुद की जीवन को कैसे लें ये सोचने लगते हो। इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए प्लीज डिप्रेशन को सैडनेस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। सैडनेस तो हम सबके अंदर है। मैं घर से 10 दिन तक बाहर नहीं निकल सकती, मुझे कोरोना हो गया था, 21 डेज में क्वारंटीन में थी। ऑब्वियसली मैं सैड थी कि कोई मेरे से बात नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ, एक विड्रॉल सा भी आ जाता है। फिर उससे बाहर निकलने में एक और हफ्ता लगा, क्योंकि मुझे इतनी आदत सी हो गई थी एक ही रूम में बैठने की, बाहर निकलने का मन नहीं किया। पर क्या वो डिप्रेशन था? बिल्कुल नहीं था। तो डिप्रेशन जब 1 महीने तक ये प्रॉब्लम्स चले, तब हम उसको डिप्रेशन के बारे में बताते हैं। तो ये मैं चाहती थी कि पहले ही क्लियर कर दूं। तो कई बार क्या होता है, हम सैड रहते हैं, बुरा लगता है किसी चीज को बार बार याद करते, दैट मे नॉट बी डिप्रेशन। तो अब हम देखते हैं इसके कारण क्या है। मैंने कुछ कारण मेंशन किया हुआ है। तो एक है मेमोरी लॉस, जिसके वजह से हम बार बार रिपीट करेंगे। आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरा है एंजाइटी, जिसको हम कहते हैं। और एंजाइटी जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे मैं मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, और फ्यूचर के बारे में डर कर मैं आज काम करने से खुद को रोक रही हूँ। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी डॉक्टर रेखा रामन ने बताया आप लोगों को आयुर्वेद के बारे में, तो मैं सोचने लगी तो डॉक्टर ने तो इतनी सारी बातें बता दी, मैंने तो काफ़ी कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड भी बात बताने लगी, अब मैं क्या बताऊँगी। तो क्या हुआ, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँ पर मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। और मैं सोचने लगी कि मैं क्या बात करूँ, और मेरे हाथ ठंडे हो गए, पसीने छूटने लगे, और इतनी घबराहट हुई अंदर कि मैं आंटी को बोलने लगती हूँ कि आंटी मैं ये स्पीच नहीं दे सकती। हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैं आगे क्या होगा ये सोचकर अपने आप को रोकने लगती हूँ और अपना जीवन जीने से भागने लगती हूँ। जैसे रोड क्रॉस करना है, मैं क्रॉस नहीं करूँगी। अगर कोई ट्रक आके मारा तो, अगर कोई ऑटो आया तो मैं क्रॉस नहीं कर पाती। इसको हम एंजाइटी कहते हैं। इस वजह से भी हम लोग विड्रॉ करने लगते हैं। देखो, अब आप लोगों ने जितना सिम्टम्स बताया वो इनके साथ रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा? तो होता क्या है, हम बाहर जो दिखता है वो पहचानने लगते हैं, पर अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं समझ आता। तो मैं चाहती थी कि आज ये बात आप लोगों को बताऊं। और स्पेशली यहाँ पे जो केयर गिवर्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब कोई नाना नानी दादा दादी आके हमको कुछ कहते हैं, अब हमें समझ आएगा ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इनसिक्योरिटी। एक एज के बाद हमें लगने लगता है पता नहीं अब मेरी क्या ज़रूरत है मेरी फैमिली को, मैं इन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, मैं बर्डन हो गया हूँ। आई शुड नॉट बी अ बर्डन। ये तो कॉमनली सुनते हुए आए हैं, और काफ़ी हद तक बॉलीवुड फिल्मों का भी असर है ना? पुराने मूवीज में यही होता था, करेक्ट? अब थैंकफुली कम होने लगा है, पर हमने से हर एक अपने मम्मी पापा को कहते हैं आप ऐसे क्यों सोचते हो। ये मैं अपने मम्मी पापा के बारे में भी कह रही हूँ, ये नहीं कि बाकी दुनिया में ही ये होती, मेरे घर में भी होता है। तो मम्मी पापा को यही कहते कि जब हम बच्चे थे तो आप संभालते थे। अब बस वो टर्निंग द टेबल्स वाली बात हुई है, अब आप बच्चे बन गए, अब हमारी बात सुन लो बस। मृत्यु का भय, जैसे डॉक्टर ने बताया, हम में से कोई भी अमर नहीं है। और जरा सोचो, अगर इतने सारे डर मन में रहे और हम अमर हो गए तो क्या होगा? बहुत बुरा हाल होगा, है ना? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन छोड़ो, हमारे अंदर इतना डर भरा होगा कि जिएंगे कैसे? अब तो मरेंगे भी नहीं।
फंस गए ना, तो अच्छी बात है कि डेथ आ रही है। और एक टाइम ऐसे आता है जब हम बिजी नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे पुरानी कहानियों को निकाल निकाल के याद करते हैं। और कौन सी कहानियां निकाल के याद करते हैं? जो दुख देने वाली थी, हैप्पी मोमेंट्स को हम कभी ये नहीं सोचते मेरा हनीमून कितना अच्छा था, है ना? कभी नहीं सोचते मैंने शादी क्यों की, ये सोचते हैं ना। तो देखो कितना फर्क है दोनों में, करेक्ट? और ये क्यों होता है ये भी मैं बताती हूँ 1 मिनट में। और लोनलीनेस, अकेलापन, हमें लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो सब एक तरफ और मैं यहाँ पे एक तरफ, लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं ये मेरे समझ नहीं आ रहा। वजह जो भी हो लोनलीनेस में आता है। तो जो मैं कह रही थी कि 1 मिनट में मैं बताती क्यों हम नेगेटिव बातों को सोचते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हम सब पैदा हुए एक छोटा सा डर लेकर, छोटी सी मात्रा में डर हमारे अंदर है। अगर ये डर हमारे अंदर नहीं होता तो पता नहीं हम क्या क्या कर रहे थे। अगर मेरे को डर नहीं होता कि मैं आकर आप लोगों को थप्पड़ मार दूँ, मेरे अंदर वो डर नहीं होता कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं तो शायद आके मार ही देते आप लोगों को। और ये डर नहीं होता तो हम देखते नहीं कि आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। हम गर्म बर्तनों को हाथ लगा लेते, आग में हाथ डाल देते, बिना तैरना जाने हम पानी में डूब जाते। तो इस डर की बहुत जरूरत है। पर क्या होता है, जो चीज हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई वो हमारा प्रिजन बन जाता है। हम उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाते। प्रॉब्लम वहां पे होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो वो डर को थोड़ा बहुत फेस करने की ताकत भी हमारे अंदर है, बस उसको यूज करने की जरूरत है। तो ये है कारण जिसके वजह से हमने पहले वाले सिम्टम्स देखा। तो जब गुस्सा आता है, गुस्सा एक लक्षण है। कारण अकेलापन हो सकता है, कारण डर हो सकता है। मुझे डर लगता है किसी चीज से तो मैं रोक नहीं पा रही, तो वो गुस्से के तरीके से बाहर आता है। तो जितने केयर गिवर्स हैं, होपफुली अब आप लोगों के साथ बात कर पाओगे कि ऐसा क्या चीज है जो आपको गुस्सा दिला रहा है, आप किस चीज से डर रहे हो। कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए और आपको बहुत बड़े बड़े जवाब मिलेंगे। तो इसीलिए ये 2 स्लाइड्स मैंने बनाया था कि ये जानना बहुत जरूरी है। और जो केयर गिवर्स नहीं है, अब आप लोग अपना गुस्सा पहचानना सीखिए, आप लोग अपना डर पहचानना सीखिए। किस चीज से डर लग रहा है, किस चीज से गुस्सा है, क्यों लोनलीनेस हो रही है आपके अंदर। क्या सच है कि मेरी बात कोई नहीं मानता यहाँ पे, या ऐसा है कि कुछ बातें नहीं मानते। देखो, कोई बात नहीं मानता और कुछ बातें नहीं मानते, कितना बड़ा अंतर है दोनों में। तो ये जब हमारे मन में ठीक से बैठ जाएगा, जो हम हमारे साथ जो बर्ताव कर रहे हैं अंदर, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, हम बार बार खुद से बात करते रहते हैं, वो टॉक चेंज हो जाएगा, वो बात करने का तरीका बदल जाएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताइए, जिस दिन आप लोगों का जन्मदिन है, सवेरे कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, खुशी क्यों? खुशी के पल आने वाले हैं। कल तक भी आप वही थे, आज भी आप वही हो, क्या फर्क हुआ इस 24 घंटों में? कुछ नहीं ना, आपकी सोच में फर्क आया ना। और जैसे जैसे बर्थडे खत्म होने होता है, फिर क्या होता है? अरे दोबारा वही काम, हमें दिन वही रूटीन। तब भी आप वही हो जो सवेरे से थे, क्या चेंज हुआ? तो यानी हमारे अंदर है कि हम किस सोच को ज्यादा जोर दें। पर हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है ना नेगेटिव चीजों को लेना। एक और रीजन नेगेटिव चीजों को लेने की ये है कि मैं किसी और पे उंगली उठा सकती हूँ, तुम लोगों की वजह से ये हुआ है। तो क्या हुआ, मुझे कोई काम नहीं करना। अब अगर ये स्लाइड चेंज नहीं हुआ
तो मैं इनको बोल सकती हूँ कि आपकी वजह से ये स्लाइड चेंज नहीं हुआ। ये नहीं कि मैंने उनको नहीं बताया, मैं तो बोल दूंगी आपको तो पता होना चाहिए था। कितना आसान है किसी और पे उंगली उठाना। तो जब ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा हम गलत सोच रहे हैं या बिना वजह हम सोच रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और देखिए क्यों मैं इतना सोच रही हूँ या क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ, आपको जवाब मिलेगा। अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ इस टॉपिक पे। लोगों को दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये मलयालम लैंग्वेज है। तो लास्ट में वो पूछ रही है क्या ये रिमोट है। वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अगर आप लोगों ने देखा तो वो टैप कर रही है, रोल कर रही है, कितने तरीके से कर रही है और जाने के लिए रेडी हो रही है। पूछ रही है सामने जो पड़ा हुआ है ये नहीं ले जाना। तो जो पीछे कैमरा के पीछे जो है वो कह रही नहीं ये नहीं ले जाना क्योंकि वो हमारा रिमोट नहीं है। तो वो आंटी पूछ रही है क्या ये रिमोट है, और ये मेरी माँ है। वाओ। तो दिस इज व्हाट डिमेंशिया इज। जिस चीज को हम जानते थे अचानक से भूल जाते हैं। पर डिमेंशिया का मतलब शुरुआत में अगर पता चले तो ये नहीं है कि आपकी याददाश्त बिल्कुल ही चली गई। मम्मी को पता है कि रिमोट क्या है पर वो भूल गई कि ये रिमोट है। वो कनेक्शन उनका चला गया है। तो क्या हम इनके साथ बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्या हम इनसे काम करा सकते हैं? हाँ जी, 100% काम करा सकते हैं। क्या ये हमारी बातें मानेंगी? बिल्कुल मानेंगे। पर क्या ये 100% टाइम मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। वो तो अपने हिसाब से है। अब डिमेंशिया का रीजन ये है हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं। मैं साइंटिफिक टर्म्स यूज नहीं करना चाहती। तो एज के हिसाब से और जो हमने जिंदगी में स्ट्रेस जितना हमें हुआ है उसके हिसाब से आप जब गिर जाते हो तो चोट लगती है तो वहाँ के सेल्स मर जाते हैं। पर क्या होता है वो सेल्स वापस आते हैं। पर ब्रेन में एक बार जो सेल मर जाता है वो वापस नहीं होता। इसको हम कहते हैं डीजेनरेशन। जब दोबारा आता है तो उसको कहते हैं डीजेनरेशन। तो ब्रेन सेल्स का रीजेनरेशन नहीं होता। तो जब वो डीजेनरेशन शुरू होता है तब वो रिपीटेड वर्ड्स शुरू होते हैं। और जब वो कहते हैं कुछ तो उसी इंटेंसिटी से बात करते हैं। जैसे मान लो कई बार हम भी रिपीट करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमें मेमोरी लॉस है, पर हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे मुझे याद आता है, ये बात तो मैंने बताई थी आप लोगों को, मैं इतने उत्साह से नहीं बताती, मेरी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैं फटाफट वो खत्म करना चाहती हूँ फिर वो बात। अब खुद को तो बेवकूफ साबित करना नहीं चाहती ना बाकियों के सामने, तो मैं बात तो खत्म करूंगी पर वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो कम हो जाती है। पर ऐसे लोगों के केसेस में वो उतने ही इंटेंसिटी से बोलेंगे क्योंकि उनको याद नहीं है। अब जो थोड़ी बहुत चीजें कॉमनली दिखती हैं डिमेंशिया में वो ये है, तो ये कॉमनली देखा जाता है। इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे उस दरवाजे से अंदर आए उनको याद नहीं होगा कि वहीं से बाहर जाना है। जैसे आपको अभी देखेंगे 10 मिनट के बाद देखेंगे तो फिर से वही सवाल पूछेंगे जो पहले पूछा था। ये अपने रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं। जैसे भूल जाएंगे कि क्या मैं बेटी हूँ या उनकी बहन हूँ, ये भूल जाते हैं। पर इतना याद जरूर है कि मैं उनको जानती हूँ और वो मुझे जानती है। तो वो डिस्कनेक्शन सा होता है। इस डिस्कनेक्शन की वजह से उन्हें कंफ्यूजन बहुत होता है। कहीं ना कहीं उनको पता है कुछ तो फिट नहीं बैठ रहा, पर क्या फिट नहीं बैठ रहा ये नहीं पता चलता उनको।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, बात बीच में काट देते हैं, क्योंकि अभी तो इतनी सूझबूझ है। और ऐसे टाइम में अगर हमें जब पता चले, जैसे डॉक्टर रेखा ने बताया, इस टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट कराओ, एंड अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में इसकी दवाई नहीं है, तो अगर इस टाइम पे आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट कराओ तो वो मेंटेनेंस मोड में चलने लगते हैं। तो जो हमारा लॉस हो चुका है वो तो हो ही चुका है, पर आगे लॉस होने से हम उनको काफी टाइम तक बचा सकते हैं। तो जब एक और चीज होता है डिमेंशिया में, हैलुसिनेशन, यानी जो चीज नहीं है उनको वो दिखने लगती है। जैसे वो शायद कहेंगे देखो यहाँ पे कितने सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, हम सबको पता है कि बटरफ्लाई नहीं है इस रूम के अंदर, या बोलेंगे वहां पे 2 लोग खड़े हैं, या वो हमेशा कहीं ना कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जो उनके बचपन में जहाँ पे उन्होंने टाइम बिताया था, तो उनके मन में वो बचपन की जगह की पिक्चर है, और कहीं और जाओ तो वो पिक्चर तो फिट होगा नहीं। तो अगर आप उनको वो बचपन वाले घर भी ले जाओ, वहां से भी बोलेंगे मुझे वहां ले चलो, क्योंकि अब तो वो जगह बदल गई है। तो ये है क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमेंशिया। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम सबके अंदर होना चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि वो एक ही बात दोहराएंगे, इतनी ही इंटेंसिटी में दोहराएंगे तो हमें भी जवाब उतनी ही इंटेंसिटी से देनी पड़ेगी, वरना उनको लगने लगता है कि ये लोग तो मुझे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ये प्यार नहीं करते, और सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है फिर उनको। तो हम इनको क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं कोई चीज करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या है उनके साथ लगकर करना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको बोल दिया और हम चले गए वो करेंगे, वो नहीं होगा। अगर उनको वॉक पे ले जाना है तो आपको भी साथ में जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है जैसे बिल्कुल 4 साल के बच्चे होते हैं ना, 10 कदम आगे चले और 20 कदम वापस आए, ये भी होगा, क्योंकि उनका जो लॉजिकल माइंड है, जो कानून को नाप तोड़कर काम करने वाला जो माइंड है, जो इस एरिया है मन का, ब्रेन का, ये काम करना कम कर देता है। तो क्या है, उनको ये नहीं पता, अगर 5 स्टेप है तो 1 2 3 4 5 होता है, वो 5th को पहले सोचने लगते हैं, फिर 1st में जाएंगे, फिर अगर याद रहा तो बाकी करेंगे। तो इसीलिए अगर उनसे कोई काम कराना है तो एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप। जैसे मान लो हम उनको कहना चाहते हैं, अच्छा आप टॉयलेट हो आइए, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आप नहा लेना, तीनों में से कोई काम नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, जब वो वापस आएंगे फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, वो भी टाइम लेकर और धीरे से प्यार से बोलना पड़ेगा। तो क्या ये आसान है? Very difficult. It happened with my mother. She was 85 years old. But it is possible. तो जो छोटी थोड़ी सी जो चीजें हैं जो हम हेल्प कर सकते हैं, तो एक है कि उनसे ऐसी कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज कराओ जहाँ पे उनका ब्रेन काम करे। क्यों? ताकि वो डिजेनरेशन बहुत तेजी से ना हो। मान लो इनको पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, हमें कौन सा फर्क पड़ता है फ्लावर कैसे बनाया, कराना जरूर। उससे क्या है, उनकी उंगलियां चलती रहेंगी, हाथ चलता रहेगा, उनका दिमाग जितना भी काम कर सकता है काम करता रहेगा। अगला, कॉन्स्टेंटली उनके साथ कोई ना कोई बात करे, प्यार से बात करे और समझ कर बात करे। देखो उनको कोई मतलब नहीं है कि इसका असली मतलब क्या है, जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसका क्या असली मतलब है, पर उनको इससे मतलब है कि उनको जवाब मिलता रहे उनके हिसाब से। और फिर जैसे डॉक्टर ने बताया, छोटे छोटे एक्टिविटीज, वो चाहे कुछ भी हो, सबसे बेस्ट तो वॉकिंग है, छोटी सी फिजिकल एक्टिविटीज। और अगर वो घर का कोई काम करते हैं तो उनको करने दीजिए,
शायद आपके हिसाब से नहीं होगा, पर उनको ज़रूर करने दीजिए ताकि उनको लगे कि मैं भी एक पार्ट हूँ इस फैमिली का, इन्वॉल्व हूँ। और काफ़ी बार ये होता है कि घर के लोगों को नहीं पहचान पाते, जैसे सवेरे पहचान लेते हैं, दोपहर को भूल जाते हैं, फिर शाम को याद आ जाता है। और उनको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, जो भी छोटा काम करें ज़रूर बोलना कि बहुत बढ़िया हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करने से वो भी इन्वॉल्व रहेंगी। हाँ, हमको बहुत परेशानी होगी, अनफॉर्चुनेट, बट हाँ, पर क्या हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला 4 साल 5 साल तक? बिल्कुल किया था ना। पहले हमको लगा अरे ये बच्चा बैठने लगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो जैसे बैठने लगा फिर कहते हैं कि ये चलने लगे तो ठीक होगा, फिर लगता है नहीं वो लेटता हुआ बच्चा ही अच्छा था, कम से कम भागता तो नहीं था वो कहीं, है ना। तो इनके साथ भी यही होता है। अब ये तो सब हमने देख लिया कि इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पर क्या आप नहीं थक जाओगे शाम तक ये सब करते करते? बिल्कुल थक जाओगे, आपको रोना आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना करने के बाद भी तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात जो है याद रखने वाली वो ये है, अनफॉर्चुनेटली अगेन ये रिवर्सिबल नहीं है, हम केवल इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जो खो गया, पर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हमारे मन में ये दोहराएंगे, हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेकर हम बड़े परेशान हैं, वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं 100% कुछ कर नहीं सकती, मैं शायद 80% कर सकती हूँ, तो वो 20%। और खुद का ध्यान रखें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। और आपका ध्यान कैसे रख सकते हैं? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप सोशलाइज करने जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, गाना सुनते हैं, जो भी करते हैं उसको बिल्कुल बंद मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कम हो जाएगा, पर बंद मत करना, क्योंकि उससे बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि फिर आपको लगेगा ये मेरा जीवन क्या है, और वो आपको स्ट्रेस देगा। तो प्लीज इंश्योर करना कि आपके छोटे छोटे एक्टिविटीज चलते रहे, और अगला पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करना। ये एक पर्टिकुलर पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होकर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड फाइनली आप लोग भी अपना एक ब्रेक दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए जरूर लीजिए। वो चाहे आप गाना सुन लो, चाहे मेडिटेट कर लो, चाहे कुछ स्पाइसी चीजें, पहले के डॉक्टर ने बताया कि मत खाओ, थोड़ा सा खा लो, ठीक है, कुछ तो अच्छा लगे। वो फील गुड फैक्टर की बहुत जरूरत है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। एंड जैसे डॉक्टर ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तो फिलहाल भगवान की दया है, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। कीप स्माइलिंग एज मच एज पॉसिबल। जीवन तो ऐसे चलती रहेगी। जब ऐसे है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, और ऐसे है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। इवेंचुअली हमें यहाँ आना ही आना है, और आएंगे ज़रूर। मैं 2 और वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। ओके, मम्मी गाना गा रही है, भजन गा रही है। डॉक्टर ने ही ट्रीट किया था मम्मी को, और ये हॉस्पिटल का ही रूम है। ये तो बहुत बेस्ट म्यूजिकल थेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी टू शो। She's singing Harivanasana. She's not forgotten to read. मोबाइल देख के रीड कर रही है, गाना गा रही है, भूली नहीं है। मोबाइल चलाने नहीं आता, but she knows to read. न्यूज़पेपर पढ़ती है रोज शाम को बैठ के लेटर लिखती थी मेरे भांजे को जो बॉम्बे में है। क्या लिखती है वो मत पूछो, पर लिखती जरूर थी। एक और वीडियो है, ये हम मम्मी के ट्रीटमेंट के बाद हम घर गए थे, तो मम्मी को इन्वॉल्व करने के लिए
कंप्लेन कर रही है, देखो खुद कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? मम्मी कह रही पापा का हाथ खींच के रखो तो ताकि मैं लगा के दूँ बॉल। देखो यू कैन इन्वॉल्व एवरीवन। तो क्योंकि हम सब अभी सही सलामत है, लेट्स एंजॉय योर लाइफ, लेट्स बी हेल्पफुल टू ईच अदर। एक चीज याद रखना, हम में से कोई कंप्लीट नहीं है, हम सब इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट यानी दूसरे के ऊपर निर्भर है। अन्यो माशे। सॉन्ग भी है साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अब मैं मिस्टर अंतरिक जी को इनवाइट करूंगी कि वो आए और थर्ड सेशन को आगे बढ़ाएं। सर का टॉपिक है यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज इन जेरियाट्रिक केयर। सर प्लीज मैम। मैं आभार प्रकट करता हूँ अनुग्रह सोसाइटी का एंड डॉक्टर राजकुमारी जी का एंड डॉक्टर अंबिका वारियर एंड डॉक्टर रेखा रमन जी। मुझे मौका मिला आप सबके साथ ये मंच साझा करने का। आप सब लोगों के पास मुझे तो जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा अनुभव आपके पास है। तो लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ आज? तो मुझे लगा कि अनुभवों को और अच्छा करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, ताकि जो अनुभव आज आपके पास हैं, जैसे जैसे जीवन और व्यतीत होता है, आगे जाता है, आप इन अनुभवों को और अच्छे से संजो के एक अच्छा जीवन जी सकें। और वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर कितना बोले, सॉल्यूशन बताइए। तो जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके के सॉल्यूशन जो है हमारी लाइफ में ज़्यादा अच्छे कारगर साबित होंगे। तो मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहूँगा मर्म चिकित्सा से जुड़े हुए कुछ तरीके, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ महसूस भी कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं अपने चेकअप की, ब्लड चेकअप और जो भी चेकअप होता है, उसमें तो सब कुछ ठीक आता है, पर जब सुबह उठते हैं तो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं। तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ रहने की जो परिभाषा हुई है कि अगर आप सुबह उठ के प्रसन्न चित्त उठते हैं सुबह, तो आप स्वस्थ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर इधर से उधर जा रहे नहीं, क्योंकि हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है वह स्वयं में अपने आप में एक तरीके का आप कह सकते हैं बैरोमीटर है, खुद बता देता है कि आपकी आज की परिस्थिति क्या है। जब हमारे घर में परेशानी होती है तो हम अपने ही घर में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी के पास तो नहीं जाते कि आप प्लीज हमारे घर आके सॉल्व कर दीजिए। हमें नहीं पता हमारे बच्चा का घर, हमें नहीं पता हमारे परिवारजन क्या है। हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है, सबसे पहले हम घर से बाहर भागते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो ये जो अवेयरनेस की कमी आजकल आई है, इसी कारण से आई है कि हमें हर चीज का ज्ञान है, जिसको लेके पैदा हुए हैं इसका ज्ञान नहीं। और इसी कारण हम घबरा जाते हैं, हर थोड़ी थोड़ी परिस्थिति में घबरा जाते हैं, और इसी कारण से हमने अपनी हेल्थ को आउटसोर्स कर दिया। जैसे घर के काम को आउटसोर्स कर देते हैं कि ये खाना बनाने वाले का काम कोई और करेगा, मुझे स्वस्थ रखने का काम भी किसी और का है। तो इसीलिए हमने इंश्योरेंस ली, ठीक है। इंश्योरेंस लेके हम टेंशन फ्री हो गए, जो कुछ भी होगा वो देखेगा, हम नहीं देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो जीवन में हमको एक बार देख लेनी चाहिए। जब तक हम होशो हवास में हैं, तब तक कुछ जीवन के जीने के तरीके हमें सही कर लेने चाहिए। और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम
वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, जैसे डॉक्टर रमन जो है वो बिल्कुल सही करेंगे, वात की अवस्था है। वात का मतलब ये है पूरा शरीर जर्जर होने लगता है, ब्रेन के सेल्स क्षीण होने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो है, तर्क करने की जो क्षमता है वो क्षीण होती है। ये क्षीण होने के साथ ही हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे जिन्हें कहें एक तरीके से जो हमारे संवेदनाएं हैं वो और प्रबल रूप से सामने आने लगते हैं। तो अगर किसी को गुस्सा आता है उस वक्त उस अवस्था में उसको और गुस्सा है, अगर किसी को चिड़चिड़ाहट करने की आदत है तो वृद्धावस्था में और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो उसको रीजन नहीं कर पा रहा कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हूं या मैं इस तरह से बिहेव या एक्ट क्यों कर रहा हूं। तो आज जब हम अपनी होशावास में हैं, आज हम अपने अंदर देखें कौन कौन सी चीज जो है हम अपने शरीर से और मस्तिष्क से बाहर निकाल सकते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। आज जिन जिन चीजों को आप त्याग देंगे उनका बोझ आपको वृद्धावस्था में नहीं उठाना पड़ेगा, और उनमें से ज्यादातर है हमारी आदतें। दुनिया के सबसे मुश्किल जो चीज है बदलना, वो और कुछ नहीं है, आदत। आदत अगर आपने बदल ली तो आपका जीवन बदल गया। सिर्फ सुबह उठने की अगर आदत को, खासकर जो हमारे यंग जो युवा प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे हैं, सिर्फ अगर आप सुबह उठें और रात को सही समय पर सोएं, जैसा कि डॉक्टर रेखा रमन ने भी कहा, 10:30-11 बजे तक आप सो जाएं, तो उस नींद से मस्तिष्क और मन को जो आराम मिलता है पूरे दिन सोने से नहीं मिलता। तो छोटी छोटी चीज अगर हम करें तो बहुत फर्क पड़ता है। और वृद्ध होने का मतलब डिजीज होना या रोगग्रस्त होना कतई नहीं। ये सोचना कि कोई वृद्ध हो रहा है तो उसके साथ डिजीज आएगा ही आएगा। मैं तो आपको ये तक बता सकता हूँ कि जो परेशानियां हम में से, आप जैसे काफी लोग यहाँ पर जो हैं 60 से ऊपर, आप जो आज फेस कर रहे हैं, मैं जब देखता हूँ 25 साल 30 साल की उम्र में लोग फेस कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है? हैबिट्स। और आदतें हमने क्यों अपनी सही कभी करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत से हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें चाहिए क्या है। जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए। और होता क्या है इस चक्कर में कि हम ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं अपने जीवन में जो साल दर साल बढ़ती बढ़ती रोगों का रूप ले लेती है। और उनमें से एक बहुत ही स्टेटस सिंबल आज की डेट में है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है, और सक्सेसफुल है तो स्ट्रेस तो होगा। तो एक अचीवमेंट बन गया स्ट्रेसफुल रहना, सुबह से शाम हमेशा उन चीजों में पीछे भागते रहना जिसकी शायद लाइफ में आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब तक होगी तो आप उसके यूज करने के काबिल नहीं हैं। अब स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके ऊपर, लेकिन स्ट्रेस का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। पूरी लाइफ में आपको काम आएगा, जिस जिसको मैंने दिया उसके काम है। आप सब लोगों ने फेविकोल का वो ऐड देखा होगा जिसमें एक हाथी इधर एक हाथी इधर और बीच में दो लकड़ी के पीस जुड़े फेविकोल का जो और कितना भी खींचे वो टूटता नहीं। अगर टूट जाए तो फेविकोल नहीं। अब हाथियों को तो आप अपनी अपनी जगह छोड़ दीजिए, उस बीच में जो लकड़ी जो दो हैं उनकी जगह आप अपना मस्तिष्क रख दीजिए, और दोनों हाथियों को विचार बना दीजिए। एक विचार आपको इधर खींच रहा है, एक विचार आपको इधर खींच रहा है। ये है स्ट्रेस। जब आपको नहीं पता होता क्या करें, ये करें या वो करें, और वो भी तब जब आप दोनों चीजों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी एक की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा उसी
यहाँ से 5 बजे निकलूँ या ना निकलूँ, अगर ये दोनों विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं स्ट्रेस में आ गया। अगर मैं एक भी चीज को इम्पोर्टेंस दे दूँ, नहीं मुझे यही जो है आपसे बातचीत करनी है, स्ट्रेस खत्म। स्ट्रेस सिर्फ यही है, स्ट्रेस वातावरण में नहीं है, स्ट्रेस सिर्फ यही है। तो सिर्फ इतना सा करना है आपको, प्रायोरिटी सेट करनी है, एक चीज पे जोर देना है, बाकी चीज को बैकग्राउंड में डाल दीजिए, आप देखेंगे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और ये कोई एज है स्ट्रेस लेने की, 20 साल की उम्र है, ये कोई एज है स्ट्रेस लेने की? 50 साल की उम्र है, अब क्या करोगे स्ट्रेस लेके? अब तो रिलैक्स है, अब जिनको जरूरत है लेने की। तो 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो किस तरह की परेशानियां हम ज्यादातर महसूस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, आप कोई भी बता सकते हैं अपने अनुभवों से, या जो आप देखते हो ज्यादातर लोग जो परेशान जिस कारण से रहते हो? फाइनेंशियल और शारीरिक, फिजिकल। तो इसका बहुत एक सिंपल जो उदाहरण दे रखा है गीता में है, अश्वत्थ वृक्ष के एग्जाम्पल से। उसमें क्या है कि आपका जो वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर है और फल नीचे। अगर जड़ें स्वस्थ रहेंगी तो फल आपका अच्छा होगा। हर एक फल को आप ठीक करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कभी कुछ सही नहीं है। एक फल ठीक करेंगे, एक फल में आपने दवा लगा दी या इलाज कर दिया, कुछ समय बाद दूसरा फल खराब हो जाएगा, आप उसके पीछे लग जाएंगे। अगर आपने जड़ ठीक की तो सारे फल अच्छे। तो ये जड़, ये सारे फल हैं। आप एक एक पुर्जा ठीक करते रहेंगे, लगे रहेंगे आजीवन। आप सिर्फ विचार ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब आप कहीं जाना चाहते हैं, पैर अपने आप चलते हैं? क्या पैर जाना चाहते हैं कहीं? जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं, इसके लिए पैर। तो ये सब जो है ये इसी का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। तो हम जब इलाज के बारे में सोचते हैं तो सारा 90% इलाज यहाँ होता है, बाकी ही फिजिकल होता है। तो सबसे पहली चीज है, किसी भी पेशेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं या खुद अपना ही जीवन आप सही करना चाहते हैं, पहले तो इसको स्टेबल करें। और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका, 2 मर्म स्थल हैं, एक को कहते हैं हम स्थपनी और दूसरा है अधिपति। अधिपति। तो ये तो मर्म स्थान है। अगर आप कोई घबरा क्यों नहीं आप? कुछ नहीं होगा, जादू का सेशन नहीं है। जो भी होगा देखिए प्रैक्टिकली होगा, तभी आप सीख के जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये 2 आईब्रोज हैं, इनके बीच में एक स्थान होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे माता बहनें या फिर जो महिलाएं हैं बिंदी लगाती हैं। वो बिंदी वहाँ पर इसीलिए लगाई जाती है ताकि वह जो अधिपति स्थान, स्थपनी जो स्थान है उसको प्रोटेक्शन दी जाए। और वो जो स्थान है वो इतना सेंसिटिव है, वो आपकी सारी सेंसेस को कंट्रोल करता है। जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं, इसके अलावा भी जो सेंसेस हैं जिनके लिए हम अवगत नहीं रहते, जिनको हम नहीं जानते, उनको भी वो प्रभावित करता है। तो अगर हमने इसको स्टेबल किया तो हमारी सारी सेंसेस स्टेबल रहेंगी, यानी कि बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन हमको जाने अनजाने में भी प्रभावित नहीं करेगी। अगर आपने किसी से 4 बातें सुनी और इंटरनलाइज कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, समाहित कर लिया, तो जिस तरह की वो बातें हैं वैसा ही आप सोचने लग जाएंगे।
हो गया आपका समय व्यर्थ और आपका मन की स्थिति भी बिगड़ गई। तो ऐसी बातें आने से पहले अगर फिल्टर हो जाएं, कितनी अच्छी बात है। यही कारण था कि बिंदी लगाई जाती थी, ताकि जो हमारी सेंसेस हैं वो व्यर्थ ही प्रभावित ना हो। तो इसको बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका, आप ये अंगूठे की जो टिप है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ये जो मिडिल फिंगर है इसकी ये सॉफ्ट पोर्शन जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, जिस जगह भी आप बैठे हैं रिलैक्स होकर बैठिए, ऐसे बैठिए कि उस जगह और कोई है ही नहीं, और जिस चेयर पे हैं वो आपकी चेयर, ठीक है, जैसे राजा बैठता था ना, तो ऐसे बैठकर सिर्फ इसको आपको, ये मैं टिप से कर रहा हूँ, सिर्फ टिप से आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हल्का सा प्रेशर देके। आप अभी करके देखिए, पहले देख लीजिए फिर आप कीजिएगा। ऐसे हाँ जी बिल्कुल, आराम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख नहीं रहा ना आपने तो बिंदी लगा रखी है, वैसे ही आपका आप तो प्रोटेक्टेड हैं। उनका तो स्ट्रेस लेवल कैसे तभी तो कहते हैं यहाँ पे बिंदी का महत्व भी इसीलिए ध्यान देते हैं। बिंदी यहाँ क्यों नहीं लगती, यहाँ क्यों नहीं लगती, यहाँ का महत्व ये है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रेशर सिर्फ इतना देना है जितने आप अपनी आईबॉल्स को मसाज करने के लिए देते हैं, बहुत लाइट जेंटल प्रेशर। आप जोर जोर से नहीं दबाते ना आंखों को, आराम से सिर्फ इतना प्रेशर दें। तो पहले देख लीजिए, हल्का सा घुमा रहा हूं मैं इसको क्लॉकवाइज, और स्पीड देखिएगा, बहुत तेज नहीं, आराम से। कहाँ भाग के जाना है, कुछ देर तो अपने साथ व्यर्थ की समय बिताइए। आंख बंद रहेंगी आपकी, थोड़ा सर में फील हुआ कि कुछ हुआ है। अच्छा लाइट लगा। तो ये तो अभी खड़े हुए कर रहे हैं, हाँ, बैठ एंटी क्लॉकवाइज भी करना है या सिर्फ क्लॉकवाइज कीजिएगा बस। ओनली क्लॉकवाइज। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही कीजिएगा, एक ही डायरेक्शन कीजिए, कोई टेंशन नहीं। और सेकंड आप ये कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट तक, ठीक है ना, लेकिन ये सोचते हुए करेंगे कि मुझे 1 मिनट ही करना है। ये आपका शरीर बता देगा कि बस हो गया, हो गया। शरीर की सुनिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। समय बाहर नहीं चल रहा है, समय यहाँ चल रहा है, और सबका समय अलग अलग चल रहा है। कितनी बार बोल रही थी, क्या कितनी बार बोल रही थी? दिन में आप 3 से ज़्यादा नहीं कीजिए। तो मॉर्निंग में करते हैं, सुबह की अवस्था जो है बहुत ही बढ़िया होती है। सुबह की आभा भी, अभी आज मैम नहीं है हमारे साथ, तो सुबह की आभा भी अलग होती है, ठीक है। तो सुबह आप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये है स्थपनी, आप सबको पता चल गया क्या सपनी? स्थपनी, यहाँ हम अपने आप को स्थापित करते हैं, अच्छा ठीक है ना। अगर यहाँ का ऊपर का माला बिगड़ा हुआ है तो ये सब बिगड़ा हुआ है, ठीक है। सर ये सोने से पहले नहीं कर सकते हैं? मैं एडवाइस नहीं करूँगा सोने से पहले करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसको करने के बाद आपका माइंड अलर्ट भी हो जाता है। अलर्ट इन द सेंस अपने लिए अलर्ट हो जाता है, आप अंदर जाग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है उसके बाद नींद नहीं आती। ये नहीं कि आप व्याकुल होंगे, व्याकुल नहीं होंगे आप, लेकिन आप चाह रहे हैं सोना, तब नहीं करते। दूसरा है अधिपति। अब अधिपति कहाँ आता है? हमारे समाज में
जो पंडित हैं वो एक बोधि लगाते हैं। वो भी एक मर्म स्थल है, जिसका मतलब ये है कि आपका जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉलम, ये सारा स्टेबलाइज रहेगा। जब ये स्टेबलाइज रहेगा तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो किसी विचार से प्रभावित नहीं होगा। जैसी चीजें हैं आप वैसे देखेंगे। तो ये मर्मस्थल आता है यहाँ पर। और वो जो बोधि रखते हैं, वो जो बाल होते हैं ना, वो बाल जब हिलते हैं तो स्टिमुलेट करते रहते हैं उस मर्मस्थल को। और हमने जाने क्या क्या कहानियां बना दी उसके पीछे। जी 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 बता दीजिए। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए पांचों तत्व को आप ऐसे बना के, जैसे खाना नहीं खाते हम लोग, पांचों तत्वों को मिला के अब आप यहाँ रखिएगा और उसी स्पीड के साथ क्लॉकवाइज हल्का हल्का घुमाइए। आप करके देखिए अपने स्थान पे जहाँ बैठे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैप उतार लीजिएगा सर। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गर्दन जो है बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि ऊर्जा का जो है प्रवाह वो नीचे से ऊपर जाता है। तो अगर ये गर्दन सीधी नहीं रहेगी तो प्रवाह सही से फ्लो नहीं होगा। तो इस एरिया को अगर आप किसी और को कर रहे हैं तो एक हाथ आप माथे पे रख लीजिए आगे, ताकि स्टेबिलिटी रहे। ठीक है। अब हल्के हाथों से आंख बंद कर लीजिए अपनी। हल्के हाथों से सिर्फ इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। आधे 1 मिनट कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आँख बंद रखिएगा। धीरे धीरे खोलिए। सिर्फ इतना करने से आपका पूरा बैक रिलैक्स हो जाता है। और बैठने के बाद और अच्छा फील होता है इसमें। और जितने भी आपकी मसल्स हैं वो जब टाइट होती हैं, उनको जो कम्युनिकेशन है वो आपके ब्रेन से ही जाता है। अगर ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी कम हो जाती है, काम हो जाती है, तो सारी मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। तो जनरली इसके बाद जो लोग हैं वो पूरी अपनी बॉडी में एक अलग ही तरीके का रिलैक्सेशन फील करते हैं, एज इफ बॉडी में मसाज किया गया। बॉडी में मसाज नहीं हुआ, लेकिन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे कि आपका बॉस अगर कड़क आ जाए तो नीचे तक टेंशन हो जाती है। वहीं बॉस अगर एकोमोडेटिंग हो, समझता हो चीज़ों को, सहज हो, तो वही भाव नीचे तक पहुंचता है। तो अगर हेड ऑफिस ठीक रहेगा तो सारा शरीर ठीक रहेगा। और अगर एक एक पुर्जा आप ठीक करते रहेंगे तो एक एक पुर्जा ही ठीक करते रहेंगे। तो कोई भी इलाज करने का पहला तरीका यही होता है कि पहले मन को यानी कि मस्तिष्क को शांत किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए किसी भी और इलाज के लिए। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी इलाज काम नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा हम यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, कुछ नहीं असर पड़ता। और कई बार तो लोग ऐसे जाते हैं कि जैसे लिस्ट पे टिक करना हो, यहाँ भी चले गए, यहाँ भी चले गए, यहाँ भी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तब तो भगवान भी ठीक करेंगे। व्यक्तियों के हाथ में कुछ नहीं है। इसी के साथ
जब भी हमको स्ट्रेस या टेंशन होती है तो हमारे कंधे छाती अकड़ जाते हैं। हम महसूस नहीं करते हैं उस वक्त, लेकिन साल दर साल बाद आगे पता चलता है कि स्टिफनेस गर्दन में हो गई। होता है सर टेंशन। आपको पता है डिजीज आते कहाँ से हैं? सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, हो तो गई, क्यों हुई? स्ट्रेस क्यों हुआ? और स्ट्रेस से यही हिस्सा क्यों, इसी पे असर क्यों पड़ा? एडी पे क्यों नहीं असर पड़ा स्ट्रेस? उसका इफेक्ट गया होगा उस टाइम में जब लिया होगा स्ट्रेस। क्यों गया? वही क्यों गया? इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये चेयर आज मैं उठा बहुत खुश, बहुत प्रसन्न चित्त। क्या क्या दिन है, सूरज उग रहा है। मैं आराम से बैठा, आप नहीं बैठ रही, मैं बैठ। बहुत अच्छा दिन था, मैंने चाय भी रख रखी यहाँ पे और मैं बैठा और मैं आराम से बैठा। ऑफिस से फोन आया, मुझे एक काम बताया, मैं ऐसे हुआ। दूसरा काम बताया, मैं ऐसे हुआ। तीसरा काम बताया, मैं ऐसे हुआ। अब ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? आपका जो पोस्चर था वो डायरेक्टली आपके सोच के हिसाब से बिहेव करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, तो आप सीधे खड़े होंगे, आंधी भी आपको तिरछा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने बोझ यहां लिया तो वो यहां भी आएगा। सिर्फ समय की बात है कब उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सर्वाइकल जो होता है, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि यहां हो जाता है। ये जिस तरीके से हम प्रेशर को अपने ऊपर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, ये हिस्सा बनाने के कारण वो हमारी बीमारी का भी कारण बनता है। तो जब हमारे कंधों में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे हाथ जाते हैं। भाई यही एक मर्मस्थल है। जैसे हाथ आपका यहाँ आ गया, इसी को आप 18 बार दबाइए। अगर महिला हैं तो उल्टी तरफ शुरू करिए, अगर पुरुष हैं तो सीधे तरफ से शुरू करिए। तो मैं पुरुष हूँ तो मैं सीधे तरफ से शुरू करूँगा, तो मेरा हाथ यहाँ जाएगा और ये गर्दन के पास, कंधे और इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है। जब भी कभी यहाँ पर स्टिफनेस होती है, हमारा हाथ अपने आप ही स्वतः ही यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको दबाना कैसे है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको 18 बार इसको दबाना। इसके बाद दूसरी तरफ इसी तरह से 18 बार आप इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आपका ये पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ का दर्द जो जनरली हम कहते हैं टेंशन से हो रहा है, वो टेंशन से क्यों हो रहा है? प्राण का फ्लो नहीं है। नर्व एक्टिविटी अगर आपकी नॉर्मल आज की भाषा में बात करें तो नर्व इरिटेट हो रही है। नर्व इरिटेट क्यों हो रही है? यहाँ हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट क्यों हो रही है? क्योंकि फ्लो नहीं। भी ठीक होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये पूरा आपका जो चैनल है ये सारा ओपन हो जाएगा। राइट शोल्डर में जो दर्द आ रही है, आप दोनों तरफ करिए। अगर कोई दूसरा पर्सन दबाए तो आनंद ही आनंद है। उनसे ये जरूर विनती कीजिएगा, ज्यादा जोर ना लगाएं। वर्ड दबाए तो परमानंद में ये जितने भी मर्म स्थल पे आप, जैसे अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को आप चिकित्सा दे रहे हैं तो ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। एक्यूप्रेशर मैंने इसीलिए नहीं चुना कि एक्यूप्रेशर में जब तक दूसरा व्यक्ति चिल्लाता नहीं तब तक इलाज होता नहीं। चीख निकलती नहीं है ना, तब बता रहे, चीख नहीं निकलती। चीख नहीं निकलती। इसमें आपको चीख नहीं निकालनी,
आपको सिर्फ हल्का सा प्रेशर देना है, बाकी मर्मस्थल अपने आप अपना कार्य करेगा। ठीक है। और अगर आप किसी और पे कर रहे हैं तो उसकी सुविधा के अनुसार, उसकी सहन शक्ति के अनुसार ही प्रेशर डालिएगा। ये नहीं कि मेरा तो हाथ स्ट्रांग है, मैं तो अगर आप किसी में भी करना चाहते हैं तो आप 5 व्यक्तियों के ऊपर मर्म चिकित्सा करने के बाद भी थकेंगे नहीं। एक्यूप्रेशर में आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर ही थक जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर ही है। यहाँ प्रेशर नहीं है, आपको हिंट देना है एक स्थान को अपना काम करने के लिए, वो करेगा। तो ये थेरेपी क्या कहलाती है? ये है मर्म चिकित्सा। ये आयुर्वेद के साथ ही जुड़ी हुई है। इसका जितना भी डायग्नोसिस और सब है वात, पित्त और कफ और वायु के अनुसार ही होता है। दूसरा है हमारे अपर आर्म। अब ये कोहनी है, इस कोहनी से इस कोहनी का अगर मैं सामने ऐसे रखता हूँ, इस हाथ को इनके सामने, ठीक है, तो ये कोहनी है, यहाँ पे फोल्ड हो रही है, 4 उंगली ऊपर यहाँ, यह एक मर्म स्थल है, और 8 उंगली ऊपर यहाँ पर एक मर्म स्थल है। तो इसको दबाने का तरीका सिंपल ये है, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो इस अवस्था तक आते आते हमको बीपी नापना तो आता ही होगा, या कहीं भी गए होंगे तो एक बार बीपी जरूर नापना होगा। तो सिर्फ आपको बैठना है आराम से। ये ध्यान रखिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो, सीधा हो लेकिन तना ना हो, मतलब ऐसे नहीं बैठना, रिलैक्स्ड हो लेकिन स्ट्रेट हो, ताकि ऊर्जा का प्रवाह हो सके। वही हमारा लक्ष्य है। हाथ पे ऐसे रखिए जैसे बीपी नापना, जैसे बीपी नापना। अब यहाँ से 4 उंगली ऊपर, जैसे मैंने सज्जन को दिखाया था, 4 उंगली ऊपर, यह एक मर्म स्थल है, जिसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब हल्के हाथों से सिर्फ आपको इसको 18 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यही चीज़ सेम हमको दूसरी तरफ करनी है, क्योंकि चंद्र और सूर्य जो हमारे 2 हिस्से हैं शरीर के, दोनों को बैलेंस करना है। लाभ इसका ये है, छाती में है तो 2 ही ऑर्गन, एक हृदय है और एक लंग्स है, लेकिन हमारे लिए सबसे आवश्यक जो कार्य ये करते हैं वो शायद कोई ऑर्गन ना करे। एक प्राण को ग्रहण करता है, दूसरा उसको पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, तो जब हमारे मन में हमारे विचार बदलते हैं, उसका सीधा असर पहले अगर आपको देखने को मिलेगा तो एक मिलेगा जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं, और दूसरा किस तरीके से आप छाती में अनुभव कर रहे हैं। गुस्सा आएगा तो शैलो ब्रीदिंग, हल्के हल्के आप सांस लें। आप खुश होंगे, गहरा सांस लें। हर एक आपका जो इमोशन है वो अलग तरीके से आपके शरीर में मैनिफेस्ट करता है, आप उसका अलग तरीके से अनुभव करते हैं। कभी गुस्से में देखिएगा आपके जो नथुने हैं ना, ये दब जाते हैं। जब ये दब जाते हैं तो सांस मुश्किल से आएगा, कठिनाई से आएगा। जब सांस कम जाता है मस्तिष्क में तो और उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो सिर्फ भाव ही भाव रह जाते हैं, गुस्सा ही गुस्सा रह जाता है। तो छाती को खोलने के लिए, छाती में ऊर्जा के प्रवाह और प्राण को खोलने के लिए ये 2 मर्म स्थल बहुत बड़े। आपका नाभि से ऊपर का हिस्सा ठीक रहेगा तो नीचे भी ठीक रहेगा। तो हार्ट सही से काम करेगा। हार्ट 2 काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो हम सबको पता है, दूसरा है जितने भी हमारे इमोशंस हैं
वो यहाँ असर डालते दिल हैं, से जुड़े। दिल से जुड़े। तो इमोशंस जो हैं अगर वो कंट्रोल नहीं होते हैं तो हमको एक तरीके से प्रभावित करते हैं, और इमोशन नहीं होते हैं तो दूसरे तरीके से प्रभावित करते हैं। वो डॉक्टर अंबिका ने अच्छी तरीके से हमको समझा दिया। तो इस एरिया को बैलेंस करने के साथ ही आपने ये और ये बैलेंस किया तो बहुत कुछ बैलेंस है। तो आज के लिए मैं आपको इन्हीं चीज़ों के साथ एक हमारा ये स्तब्धि हो गया, दूसरा स्तब्धि, हो गया, अधिपति, और एक इसको अमसा कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं अमसा। अमसा। ठीक है, ये है उर्वी, ये है अणि। मतलब 5 दोनों एक्सरसाइज से ही हमारे महिलाएं जो हैं वो पहले बाएं तरफ करेंगी। अच्छा, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे शायद आपकी शायद काम आए, अगर किसी को बीपी रक्तचाप एकाएक हो जाता है और कोई साधन आसपास नहीं, तो एक स्थल होता है, मर्म स्थल जिसे कहते हैं तला हृदय। ये हृदय के साथ ही जुड़ा हुआ है एक तरह से आप मानिए। तो ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली। और यहाँ जो हमारी नकल्स होती है ना, उसकी हड्डी जो होती है, ये यहाँ पे हड्डी है, ये, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा नीचे जाइए, इसको फील करते हुए, तो आपको जो सॉफ्ट जो एरिया है आपका, तल जो है आपका हाथ का, हथेली का सॉफ्ट एरिया आपको महसूस होने लगेगा। जैसे ही नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो एक हिस्सा आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाती हड्डी महसूस होगी, और थोड़ा सा नीचे जाते ही सॉफ्ट एरिया है तले हृदय। अब किसी को उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो लेफ्ट साइड वाला तले हृदय। किसी का लो ब्लड प्रेशर है, उसको थोड़ा सा एनहांस करना है, इंक्रीज करना है, स्टेबलाइज करना है, उसके लिए राइट। और करना थंब से, थंब का हिस्सा है यहाँ रख के प्रेस करना है। 1 2 3 4 5, इसी तरह 18 बार। एक बार से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है तो 3 बार करिए। लो होने पे राइट, लो होने पे आपको करना है राइट, और हाई होने पे लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कई बार।